तारों में अकेला चांद डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। प्यारे दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत 479 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में 478 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ था, तो 479 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है, तो वह कोण कौन सी है। तो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। अब दोनों तरीका मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट दे देता हूं, उसके बाद मैं इसे ऑप्शन से डील कराना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले जानिए संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक का मतलब होता है कि वह दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो। तो मान लीजिए एक दूसरे का वो संपूरक कहलाते हैं। तो मान लीजिए कोई कोण x है और अगला एक और कोण जिसका योग 180 डिग्री नहीं पता है, तो दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हुआ। जैसे मैं बता दूं आप लोगों की, मान लीजिए x का मान 100 डिग्री रहता, तो इसका संपूरक कोण जो है 100 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आएगा, तो 80 आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 100 का संपूरक आपका 80 हुआ और 80 का संपूरक का 100 हुआ, क्योंकि संपूरक का मतलब इसमें क्या जोड़ें कि वो 180 पुर जाए, तो वही दोनों एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। तो ये जो 100 माने हैं ये तो दिया नहीं है यहाँ, तो ये 100 रहेगा तो ये 80 कैसे आएगा। 180 में से 100 घटाने पे ही ना यहाँ पे 80 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ 100 के जगह हमने x मान लिया, तो x 180 में से अगर घटाएं तो जो बचेगा वो उसका संपूरक आएगा। तो क्वेश्चन आपसे बोला है कि उस कोण का माप ज्ञात कर जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है। तो बोलिए वह कोण मान लिया मैंने x, इसका संपूरक कोण है 180 माइनस x, इसका ये 1/4 है। ये वाला कोण अपने संपूरक कोण का माने गुना 1/4 है माने बराबर। अब ये मान निकाल लीजिए, x का आपका मान आ जाएगा। तो 4 से इसमें गुना कराएंगे तो 4x हो जाएगा, ये 18 चौक सॉरी ये 4x हो जाएगा, और ये 1 से गुना होगा तो 180 माइनस x हो जाएगा। माइनस x इधर अगर आया तो प्लस x हो जाएगा। तो 4x और 1x 5x बराबर 180, काटेंगे तो आपका 36 डिग्री आएगा, यानी कि वह कोण 36 डिग्री आपका होगा। ठीक है, आप इसे जांच भी कर सकते हैं कि 36 ये कोण हुआ, इसका संपूरक कोण जो होगा वह लगभग 144 डिग्री होगा, क्योंकि 36 में 144 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 144 6 50 30 80। तो बताइए यह 36 अपने संपूरक कोण का यानी 144 का 1/4 होना चाहिए। 1/4 करके देखिए, 4 × 12 2 24 4 × 24 36 आ गया, यानी यह मेरा आंसर सही है। तो एक तरीका ये है बनाने का आपका, और एक है आपका टेक्निकल अप्रोच आपका कि इसे ऑप्शन से डील करेंगे। तो ऑप्शन से कैसे डील करेंगे वो देखिए आप लोग। ए नंबर है आपका कि 45 डिग्री, बी है आपका 36 डिग्री, और सी है आपका 90 डिग्री, डी है आपका 58 डिग्री। तो देखिए, अगर ये आंसर सही है, अगर वह कोण इसी चारों में से कोई आंसर है आपका, तो अगर ये आंसर सही है कि 45 डिग्री अगर वो कोण होगा, तो इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़े कि 180 आ जाए। तो 45 में क्या जोड़े, 45 5 50 और 30 80 180 135 जोड़ेंगे तो आपका 180 आ जाएगा, यानी इसका संपूरक कोण ये हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है, अगर ऐसा हो जाएगा कि ये कोण अपने संपूरक कोण का 1/4, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 45 इसका संपूरक कोण 135 है, उसका 1/4 करने पर 45 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 डिग्री। तो 36 डिग्री अपने संपूरक कोण का, संपूरक कोण इसका क्या होगा, 36 से बढ़िए 180 में से 36 घटाइए, वही ना संपूरक कोण होगा, तो 144 हो जाएगा। और ये 144 का 1/4 करने पर अगर ये 36 आ गया तो आपका आंसर सही है। तो काटने पर आपका 36 आ जाएगा, अर्थात यह कोण 36 डिग्री होगा जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा। आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे अभी। तो देखिए 90 है, इसका संपूरक कोण 90 का 1/4 करेंगे, 90 के बराबर कभी नहीं होगा। इस तरह से 58 का भी देखिएगा तो नहीं आएगा आपका, यानी आपका आंसर 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर आएगा ही 2 बार, इसको एक बार में नहीं आया तो दूसरे बार आप इसे पीछे कर करके 1-2 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरा टेक्निकल अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक मैं बेसिक कंसेप्ट देता हूँ ताकि कोई अगर नहीं पढ़े होंगे तो वो समझ लेंगे, उसके बाद टेक्निकल अप्रोच ही एग्ज़ाम में यूज़ कीजिएगा आप लोग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 480 नंबर। क्वेश्चन है बाबू, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होगा। तो देखिए बाबू, आंतरिक कोणों का कुल योग का फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोणों का कुल योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यही आपका आंतरिक कोण का कुल योग का फॉर्मूला है, किसी भी बहुभुज का हो, ठीक है, जहां n भुजाओं की संख्या है, जितना भुजा वाला बहुभुज होगा तो आंतरिक कोणों का कुल योग का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर प्रत्येक आंतरिक कोण बोल दे तो n-2 इंटू 180 में n से खाली भाग लगा दीजिएगा तो प्रत्येक आंतरिक कोण का कुल योग निकल जाएगा। ऐसे कुल खाली आंतरिक कोण का कुल योग बोलेगा, प्रत्येक नहीं पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएगा। अभी आपका आंतरिक कोण का कुल योग बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान दिया हुआ है कि 7 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो यहाँ पे n का मान 7 डाल देंगे और 7 डाल के इसको गुना करा देंगे, आंतरिक कोण का कुल योग निकल जाएगा। तो 7 में से 2 गया 5, 18 पचे 90, 900 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा आंतरिक कोण का कुल योग। ठीक है बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 480 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 481 नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए, दो संख्या है जिसमें दो संख्या मान लीजिए कि x इंटू वाई, दो संख्या है, उसका गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। तो x और y दो संख्या ले लिए, इनका गुणनफल माने गुना में लिख दिए, इनके योग का, तो x प्लस वाई का माने गुना, 3 गुना, तो 3 से गुना है माने बराबर कर देंगे। ये इसका फॉर्मेट तैयार हुआ जिसमें एक का मान दिया हुआ है, एक संख्या 12 दिया है तो x का मान हम 12 पुट कर देंगे, यहाँ भी 12 हम पुट कर देंगे बाबू। तो ये हो जाएगा 12y बराबर में है 12 प्लस y हो जाएगा, यहाँ x का मान पुट किया था, गुना में हो जाएगा कितना 3। अब भाई 3 से 3 चौके 12 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4y बराबर में 12 प्लस y। y इधर खींचेंगे तो 4y में से y गया तो 3y बराबर में 12, 3 चौके 12, यानी y का मान आपका 4 आ जाएगा, y बराबर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या यानी 4 आंसर हो जाएगा, 481 का सी आंसर हो जाएगा आपका। आज देखिए बाबू, एक टेक्निक यहाँ भी लगेगा कि जहाँ पूछे कि वह संख्या कौन सी है उसे हम ऑप्शन से डील करेंगे, तो ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम आपको टेक्निकल दिमाग दे देते हैं। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, d बराबर 5 दिया है। तो मान लीजिए इस दो संख्याएँ हैं जिसमें एक संख्या 12 आपका दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो जो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, जो दिया हुआ है कंडीशन कि दो संख्या का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है, जो ये फॉलो कर जाएगा इस 12 के साथ संख्या, वही आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या अगर मान लीजिए ये आंसर सही होता तो क्या करते कि दो संख्या का गुणनफल यानी 12 दूनी 24 और इसी संख्या के योग का 3 गुना यानी 12 दूनी 24 जो है वो इसके योग का 3 गुना होना चाहिए। तो 12 दू 14, 14 का 3 गुना, 14 तिया 42। क्या यह बराबर है? नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आते हैं 3 पर, 3 को लेकर कि ये अगर सही होता तो ये भी सही होगा, तो रूल फॉलो करेगा तो सही मानेंगे, नहीं तो गलत मानेंगे। तो एक संख्या 12 है, अब इसका गुणनफल 12 तिया 36, अपने योग का 3 गुना, तो 12 3 15, 15 का 3 गुना करेंगे तो 15 तिया 45। क्या यह बराबर है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी चेक करेंगे। मान लीजिए कि ये 4 है तो एक संख्या 12 और ये 4, तो इनका गुणनफल 12 चौक 48, अपने योग का 3 गुना है तो 12 4 16 और 16 का 3 गुना 48, एकदम परफेक्ट है यहाँ। तो 4 इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ तो इसको भी दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ये गलत कैसे है। तो मान लीजिए कि एक संख्या 12 है और एक 5 है तो इनका गुणनफल 60 हुआ, अपने योगफल का 3 गुना है तो 12 और 5 17, 17 का 3 गुना 51 होता है, बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 482 नंबर। 8 अवलोकनों का माध्य यानी मीन 10.5 है। यदि अवलोकनों में 7 अवलोकन 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है तो 8वां अवलोकन कौन सा है? बाबू इसमें 8वां नहीं दिया है और उसका माध्य दिया हुआ है। ठीक है, तो माध्य का मतलब होता है औसत। ठीक है, तो हम लोग ये सातों को लिख देते हैं पहले। 3, 15, 7, 19, 12,
17 और 8, 2 4 6 7 संख्या तो है। आपका 8 का माध्य दिया हुआ है, तो माध्य का मतलब होता है औसत। औसत बराबर फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बट्टा में संख्या। तो 7 तो दिया है, 8वां संख्या पूछ रहा है तो उसको मैंने मान लिया x। 8 को जोड़ के 8 से भाग दे देंगे तो इसका माध्य या औसत आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये माध्य या औसत बराबर सभी का योग बटे संख्या कर लिए, और इसी का मान आपका दिया हुआ है माध्य बराबर 10.5। तो ये भी औसत हुआ या माध्य हुआ, और ये भी माध्य हुआ, बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे जो नहीं दिया है उसको मैंने x मान ही लिया है, अब इसका मान निकाल लेंगे, हो गया आपका आंसर। सबको जोड़िए, तो 15 3 18 7 25, आप अपने हिसाब से जोड़िएगा, हम अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। तो 15 3 18 7 25, 25 9 34, 34 10 44, 2 46, 10 56, 56 7 63, 10 73, 8 81, 81 प्लस x बराबर, इसको डायरेक्टली गुना कराइए। आप पॉइंट एगो के बाद बैठा लेंगे, तो 8 बजे 40 के 0 हासिल 4, 10 8 80 4 84। अब पॉइंट एगो के बाद है तो एगो के बाद बैठा दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, अर्थात ये 84 है, तो x का मान हो जाएगा 84 और माइनस में 81, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 482 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 483 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? तो देखिए बाबू, ऐसे सवाल को जब बनाइएगा कि इतना कुर्सी बेचने पर इतना के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यहाँ नहीं, तो पहले लाभ को इस तरफ लिखेगा बराबर के ओहर। ठीक है, और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लिखकर अब बराबर के उधर आप लाभ लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो जो दिया है उसका मान लिख दीजिए आप। तब 20 कुर्सियां बेचकर, यानी 20 कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है, तो हम विक्रय मूल्य के सामने लिखेंगे 20 का एसपी। उसके बाद दिया है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ के सामने लिखेंगे 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 का एसपी, यानी कि इन दोनों का मान दे दिया है आपका। हाई जो नहीं दिया है ना बाबू, तो देखिए लाभ या हानि बोलेगा तो हम इधर लिखेंगे, चाहे 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर बोले या विक्रय मूल्य के बराबर, जो भी बोले बराबर के इधर लिखेंगे। ठीक है, इधर एगो जरूर दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहे या क्रय मूल्य दिया रहे, एगो दिया रहेगा ना, जो दिया रहेगा विक्रय मूल्य दिया है तो ऑटोमेटिक इतना ही का क्रय मूल्य आप अपना से लिख दीजिएगा। अगर गलती से क्रय मूल्य दिया रहता 20 का क्रय मूल्य, तो 20 का विक्रय मूल्य नहीं दे रहता तो अपने से उसको 20 का विक्रय मूल्य लिख देते। ठीक है, अब बीच में यहाँ जो लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बीच में माइनस लगाना है, माइनस लगा लेंगे। ये तो ऑलरेडी दिया है, अब इधर उधर करके एक जाति को एक साथ करके आप आराम से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ एसपी है, यहाँ एसपी है, इसको एक साथ करिए, सीपी को उधर भेज दीजिए, तो 20 एसपी है, यहाँ 4 एसपी है। 4 एसपी जब इधर आएगा तो 16 एसपी हो जाएगा आपका, 16 का एसपी, यहाँ हो जाएगा 20 का सीपी। अब देखिए बराबर के आर पार में बाबू एसपी हो तो एसपी का मान बराबर के इस पर वाला होता है और सीपी का मान बराबर के इस पर वाला होता है। सीपी माने क्रय मूल्य, एसपी माने विक्रय मूल्य, यानी खरीदा 16 में, बेचा 20 में, यानी लाभ होगा कि हानि? तो लाभ होगा। लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, गुने में होता है 100। तो आपका लाभ कितने का हो जाएगा? जब खरीदा है 16 में, बेचा है 20 में, यानी 4 का लाभ हो जाएगा। खरीदारी मूल्य आपका हो जाएगा 16, गुने में हो जाएगा 100, यानी 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यानी 25% का आपका लाभ हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 483 का बी आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 484 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पूर्ण वर्ग भी हो, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो, यही आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले बाबू तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। 484, 4 अंक के पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 1 पर 3 जीरो डालिएगा ना, यही 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग बोला है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। अगर एक्यूरेट आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा तो हम प्रोसेस बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत इसका जवाब मिल जाएगा। आप बेसिकली क्या करेंगे कि इसको बना
बनाना शुरू करेंगे तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद 2 अंक का आप ग्रुप बनाएंगे, फिर यहाँ 2 अंक का ग्रुप बनाएंगे। अब पहले ग्रुप का काम करेंगे। अब आप जानते हैं कि वर्गमूल में बेसिकली इस 10 का काम करेंगे तो जो यहाँ संख्या डालेंगे उसी से गुना करके 10 आ जाए, या 10 के थोड़ा सा नीचे नज़दीक लिखिए वो आ जाए। तो मान लीजिए 3 डालेंगे तो 3 से गुना कराना पड़ेगा, 3 तिरी 9, जो डालेंगे उसी से गुना कराना पड़ता है। 5 डालते तो 5 से गुना, तो 50 25 ज़्यादा हो जाता। 4 भी डालते तो ज़्यादा हो जाता। 3 डालेंगे 3 तिरी 9, ये सही है। 2 मत डालिएगा क्योंकि इससे कम होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, इसके नज़दीक होना चाहिए। तो 2 डालते 2 दूनी के 4, कम तो होता लेकिन ज़्यादा कम हो जाता। 3 भी डालते तो इससे कम ही होता। अब 3 के ऊपर डालेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके नज़दीक में ये 3 ही सही है यहाँ परफेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 तिरी 9, 1 बचा 3 3 6, ये जोड़ा आ जाता है बाबू। अब ये डबल 0 आएगा, उतरेगा। अब यहाँ पे बाबू जो संख्या डालेंगे ना उसी से इन दोनों में गुना करके 100 आना चाहिए, ठीक है, या 100 के नीचे आना चाहिए। जो यहाँ रखेंगे उसी से गुना, 1 रखेंगे तो 1 से गुना, 2 रखेंगे तो 2 से गुना, दोनों में होगा, ठीक है। तो अभी देखिए 1 रखेंगे, उचित तो 1 ही हो रहा है कि 1 रखेंगे तो 61 जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो हमें चाहिए कि 4 अंक के छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो ये सबसे छोटी है, इससे ऊपर ही संख्या हमको जाना होगा, नीचे नहीं जाना होगा। अर्थात 1000 से ऊपर ही संख्या हमको लेना है जो पूर्ण वर्ग है। ऊपर लेने के लिए इससे ज़्यादा लाना हो, और ज़्यादा लाना है तो लास्ट स्टेप में ना जो उचित स्टेप 1 मर्तबे जाने के लिए जाएगा तो उचित आएगा, यानी कि रियल में वर्गमूल बनाने के लिए आप उचित यहाँ 1 ही डाल पाएंगे, तभी जाकर इसके नज़दीक इससे कम आएगा। लेकिन जब भी इससे बड़ा संख्या ढूंढना हो कि 1000 से ऊपर यानी क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो उचित स्टेप आता है उससे 1 स्टेप ज्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। 1 स्टेप ज्यादा लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 124 आएगा ना। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे 124 में से 100 तो 24 आएगा। अर्थात अगर इसमें हम 24 जोड़ देते हैं ना तो आपका पूर्ण वर्ग आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो 1000 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 1024, ये 4 अंक की ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। और पूर्ण वर्ग किसका है? ये तो 32 का है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि छोटी सी छोटी संख्या यानी वह ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग है, तो सबसे छोटी संख्या लिख देंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे कि जान रहे हैं कि हम इससे सबसे छोटा लिख दिए हैं, इसमें से अगर घटाएंगे तो फिर हमारा आंसर 4 अंक में नहीं आएगा, वर्ग तो आएगा लेकिन 3 अंक में आ जाएगा। यानी जोड़ना है, ये पता करना है ना कि जोड़ना है कि घटाना है। अगर जोड़ना है तो लास्ट में जो उचित स्टेप आ रहा है उससे 1 स्टेप ज़्यादा ले लीजिएगा। अगर क्या घटाई जाए बोले तो जो उचित स्टेप आता है वो लिख देंगे, जो शेष बचेगा वही घटाई जाए होगा। तो यहाँ तो जोड़ने का नौबत आ रहा था कि 1000 से नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। जोड़ने का नौबत आए तो उचित स्टेप जो भी लास्ट में आएगा, उचित आ रहा था आपका एक मरतबे ले जाने पर 100 से नीचे आ रहा था, लेकिन हम बोले जब भी जोड़ना हो तो 1 स्टेप अधिक लेना है। तो 1 यह बार में यहाँ जा रहा था, हम 1 स्टेप ज़्यादा ले लिए, 2 ले लिए, तो 2 से गुना किए, जो आएगा इसमें से इसको घटा लेंगे और ये जोड़कर और वो संख्या आप आंसर मार दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से आप ये आंसर आ गया तो 1024 यानी 24 इसमें जोड़कर बोल दिए। 1024 देखिए 4 अंक का भी है, 32 का स्क्वायर भी है, वर्ग भी है और सबसे छोटी संख्या 4 अंक का है, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। अगर नहीं भी आया होगा तो भी बोलिएगा, हम फिर से आपको अगले वीडियो में समझा देंगे, ओके। एक बार में अगर नहीं आए तो आप इसे पीछे करके वीडियो को और एक बार और देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 485 नंबर। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए बाबू, आयत का परिमाप दिया हुआ है आपका, परिमाप दिया है आपका 28 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 14 बार में, और एक लंबाई आपका दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, तो मान लीजिए लंबाई ही दिया हुआ है 4, तो 4 प्लस b बराबर में आपका हो जाएगा 14। तो b बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 14 में से 4 घटेगा तो आपका 10 हो जाएगा। यानी एक भुजा 10 मीटर और दूसरी भुजा आपका 4 तो दिया ही है, ये 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 485 का
सी आंसर हो जाएगा। इसे आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं। देखिए, एक भुजा 10, दूसरी भुजा आपका 4, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही परिमाप होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 28 में रहना चाहिए परिमाप। तो सॉल्व करिए, 10 और 14, 14 दूनी 28, यानी मेरा 10 आंसर सही है, तभी ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 486 से 87 तक आप ध्यान से बनाने, ये 486 से 87 बनाने के लिए ध्यान से एक तालिका दी गई है, 4 कंपनियां हैं और उसमें 5 साल की बिक्री दिया है, वो भी मिलियन में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तालिका, और इसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब अच्छे से आपके स्क्रीन पर ये तालिका दिया गया होगा, आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर भी पढ़ लीजिए, ठीक से देख लीजिए। ठीक है, और 486 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए 486 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी 1985 से 88 में अपनी बिक्री में क्रमिक वृद्धि की है? तो 1985 से 88 में अपनी बिक्री में क्रमिक वृद्धि की है, तो 85 से 88 में देखना है बाबू। तो 1985 से देखिए, टीओ कंपनी को देखिए, तो 400, 300, 350, ये तो कम ही हो रही है, क्रमिक वृद्धि तो नहीं हो रही है। चलिए एचओ को देखते हैं, तो एचओ 220 से 250, फिर 225, यानी कम ही हो गया, बढ़ के कम हो जा रहा है। हमें क्रमिक वृद्धि का मतलब कि 85 से 88 तक लगातार बढ़ना चाहिए, घटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आइए, टीओ और एचओ तो होगा नहीं। केओ को देखते हैं, तो केओ में 210 है, 85 में 86, 250, 270, 300, देखिए ये क्रमिक रूप से वृद्धि हो रहा है इसमें 85 से 88 के बीच में, तो केओ आपका आंसर हो जाएगा। वाईओ तो नहीं होगा क्योंकि 240 से 150 हो जा रहा है 86 में, तो ये तो क्रमिक कमी हो रहा है, ना कि वृद्धि हो रहा है। इसलिए केओ में देख रहे हैं कि 1985 से 88 तक क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है, तो मुहजबानी ही इसका आंसर आपका केओ हो जाएगा। ठीक है, तो 486 का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 487 नंबर। पिछले 3 वर्षों में केओ और एचओ की कुल बिक्री में क्या अंतर है? पिछले 3 वर्ष में, ध्यान से समझिएगा, पिछला 3 वर्ष का मतलब आपको लग रहा होगा कि 1984 से लेंगे, लेकिन ये 1988 पर आ चुका है, तो उससे पिछला 3 वर्ष जो होगा वो अभी से मान लीजिए कि आप आगे बढ़ चुके हैं, तो पिछले 3 वर्ष बोलेगा, तो जहां बढ़े हैं उससे ना 3 वर्ष पीछे, आगे शुरू से 3 वर्ष लेंगे आप। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं 84 से शुरू हुआ है तो उस पिछले 3 वर्ष का बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां आप हैं उस वहां से कोई अगर बातचीत करे तो वहां से पीछे 3 वर्ष लेंगे, यानी 1988 में आप आ चुके हैं, तो 1988 को लेकर 3 वर्ष पीछे जाइए, तो 1988, 87, 86, यानी इन तीनों वर्ष का आपका अंतर पूछ रहा है। किसका? केओ और एचओ का कुल बिक्री का अंतर। तो 1988 से 86 तक 3 साल का देखिए, तो केओ और एचओ का उठाइए। तो केओ का देख रहे हैं, केओ का कि आपका 86 से 88 तक में कुल बिक्री है 250, 270 प्लस 300, जोड़ेंगे तो 300, 2 500, 2 700 और 770 और 50, 820 हो जाएगा। हाँ, एचओ का देख रहे हैं कि आपका 250, 225, 350, ये हो जाएगा आपका 2 2 400 और 3 700, 700 ये हो जाएगा आपका 800, 825 हो जाएगा। तो देखिए केओ का ये है 820 और एचओ का है 825, दोनों के बीच अंतर 5 का है, और चूंकि वो मिलियन में दिया हुआ है तो 5 मिलियन इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 487 का सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाने वाले होंगे तो हम ऐसे आपको नहीं बनाने देंगे। आप देखिएगा ये 1900 ये मुँह जबानी इसको आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो 1986 का ही डाटा है, 1987 का है, ये 1988 का है, दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। तो केओ एचओ के बीच आप इस पर ताकते रहिए दोनों के सामने और अंतर लीजिए। इन दोनों का तो अंतर आपका है नहीं, तो ये तो 0 का होगा, इसको छोड़ दीजिए। 70 और 225 का अंतर कितने का होगा? तो इससे कंपैरिजन इसका अगर कर रहे हैं तो हमेशा इसी से करिएगा, ऊपर वाले से नीचे का। तब बोलिए इससे इसका कंपैरिजन करें तो 70 से 25 कितना कम है? 25 5 30 40 70, 45 कम है। और यहाँ पे देखिए ये 45 कम है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 से 350, ये 45 कम है इससे, तो -45, इससे ये 50 ज़्यादा है तो +50। दोनों के बीच अंतर देखे तो 50 में से 45 गया तो 5, यानी 5 मिलियन का अंतर। ऐसे बना लेंगे। आप इसको लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिखे हैं ना, आप कॉपी में ही देख लीजिए अपने, या अपने स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन में ही। ठीक है, तालिका सामने होगा तो, और ऐसे अंतर लेकर आप आंसर मुहजबानी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 488 नंबर। पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से सबसे कम है? यहां ध्यान दीजिएगा,
487 में बोला था कि पिछले 3 वर्षों में, तब पिछले 3 वर्ष मैंने जहां थे 1988 से उसके पीछे के 3 साल लिए थे, लेकिन यहां पे पिछले 3 वर्ष नहीं बोला है। देखिए वर्ड का कितना अंतर होता है, वर्ड थोड़ा सा अगर इधर उधर अगर पढ़ा जाए तो आदमी का क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। यहां देखिए पिछले 3 वर्ष बोला है 487 में, तो 88 से जस्ट पीछे का यानी 88, 87, 86 लिए थे। यहां बोला है पहले 3 वर्ष, तो हम यहां शुरू के 3 वर्ष लेंगे, 84, 85, 86 लेंगे। और किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरे से सबसे कम है, तो 1984, 85, 86 में देख लीजिए टीओ की बिक्री कितनी है। तो जोड़ेंगे, अगर स्क्रीन पर आपके होगा तालिका दिया हुआ, तो जोड़ेंगे तो मान लीजिए कि 400, 3, 700, 3, 10, 150, 100 हो जाएगा। जोड़ के देखिएगा टीओ का, ठीक है। ना हो तो हम जोड़कर लिख देते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 350, 400 और 300 आप लिखिएगा मत, हम अभी समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 150। फिर एचओ का 3 वर्ष का, शुरू का 3 वर्ष का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170 प्लस 220 प्लस 250। जोड़ेंगे तो 200, 200, 400, 500, 500 और 70, 20, 90 और 50, 140, 640 हो जाएगा। फिर यहाँ केओ का देखेंगे तो ये 230, 210, 250, फिर आपका हो जाएगा 270, सॉरी 4 गो का हो गया ना, इतना ही लीजिए। तो 2, 2, 4, 2, 600, 50, 10, 60, 30, 90, 690 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वाईओ, तो इसको जोड़ेंगे 300 प्लस 240 प्लस 150, तो 3, 2, 540, 640 और 50, 690। तो क्वेश्चन बोला है आपका कि पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से कम है, यानी सबसे कम वाले का। तो बोले सबसे कम इसमें कौन दिख रहा है, सबसे कम आपका एचओ का दिख रहा है, क्योंकि बाकी सबका देख रहे हैं कि ज़्यादा है। तो आपका एचओ आंसर हो जाएगा, एचओ का पहले 3 वर्ष का बिक्री सबसे कम है, यानी 488 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 489 नंबर। 489 नंबर क्वेश्चन है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी। तो पहले 489 नंबर हम यहाँ बना देते हैं बाबू, यहाँ पे 489 नंबर बना देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 48 के सभी गुणनखंड। गुणनखंड बोलने का मतलब होता है ना कि 48 से जो संख्या से 48 कटने वाला होगा ना, वो उसका गुणनखंड होता है। तो पहला गुणनखंड तो 1 होगा, 1 से तो सभी कटते हैं। फिर 2 से भी कटेगा 48, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 के बाद 16 से कटेगा, 16 के बाद आपका 24 से कटेगा और 24 के बाद 48 से कटेगा। यानी कुल 48 के गुणनखंड 2, 4, 6, 8, 10 ठो हो गए। और इन सारे गुणनखंडों का माध्यिका पूछा है, तो ये 10 गुणनखंड हम आरोही क्रम में लिख दिए, क्योंकि माध्यिका बोलता है कि जो भी संख्याएं हैं उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दो, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में ही सजा दिए हैं। अब उसके ठीक बीच वाला संख्या आंसर हो जाएगा माध्यिका। तो यहाँ 10 संख्याएं हैं, तो बीच वाला तो कोई एक्यूरेट नंबर है नहीं, तो 4 इधर से हटाइए, 4 इधर से हटाइए। अब बीच में 2 संख्याएं आ रहे हैं, तो जब एक संख्या आता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 2 संख्या आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो 8 है 6, 14, 14/2 कर लेंगे, 7 आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर 7 हो जाएगा, यानी 489 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो 490 नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 490 नंबर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, 4 रूट में 18 प्लस 7 रूट 32 माइनस 2 रूट 50। ऑप्शन है आपके 30 रूट 2, बी ऑप्शन है आपके 32 रूट 3, सी ऑप्शन है 36 रूट 2, डी ऑप्शन है 30 रूट 3। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।